नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धेश और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल CH वाला पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड और हीमेटोलॉजी की, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इसके अंदर से अक्सर हमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा ये टॉपिक अदर टॉपिक्स को समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एंड तक देखते रहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और हम डिस्कस करेंगे कि इसमें से एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्लड या हीमेटोलॉजी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हीमेटोलॉजी क्या है, तो हीमेटोलॉजी है branch of medical science that deal with study of blood and their component। तो हीमेटोलॉजी क्या है? हीमेटोलॉजी है स्टडी ऑफ ब्लड एंड देयर कंपोनेंट, यानी कि ब्लड और उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट है उसका अध्ययन करना ही हीमेटोलॉजी कहलाती है। अब बात करें नेक्स्ट ब्लड। तो ब्लड के बारे में अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब बात करें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो ब्लड के कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन से पहले देखते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना ब्लड पाया जाता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है लगभग अप्रोक्सीमेट 7 to 8% ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है, या फिर अगर हम बात करें तो लगभग 80 ml से लेके 90 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ब्लड प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन की अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में। पहला तो है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल। और प्लाज्मा के अंदर हमारे को ये प्लाज्मा होता है 91 से 40 प्लाज्मा होता है लगभग 55% ऑफ टोटल ब्लड। अब वही अगर हम बात करें ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स होती है 45% ऑफ टोटल ब्लड। टोटल ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है 55% और 45% होता है ब्लड सेल। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा होता है और आगे डिवाइड 2 कैटेगरी में, इनऑर्गेनिक सबस्टांस और ऑर्गेनिक सबस्टांस। इनऑर्गेनिक सबस्टांस की बात करें तो इसके अंदर हमारे को पाए जाते हैं, देखने को मिलता है सोडियम, पोटेशियम और अदर मिनरल्स। इसके अंदर हमारे को मिनरल्स देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट्स, ये सब हमारे को इनऑर्गेनिक सबस्टांस देखने को मिलता है। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट भी हमारे को देखने को मिलते हैं ब्लड के अंदर, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ETC। और बात करें ऑर्गेनिक सबस्टांस की, तो ऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्लाज्मा प्रोटीन। वही बात करें और आगे, तो इसके अलावा हमारे को देखने को मिलते हैं इसके अंदर विटामिन्स, ये सब हमारे को देखने को मिलते हैं। और ऑर्गेनिक सबस्टांस में हमारे को देखने को मिलते हैं हार्मोन्स भी हमारे को देखने को मिलते हैं प्लाज्मा के अंदर।
तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया प्लाज्मा। अब बात करें ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्लड सेल्स की होती है 3 कैटेगरी। सबसे पहली है आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। दूसरा होती है वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। और तीसरी होती है हमारे पास प्लेटलेट को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो ये कैटेगरी का हमारे को देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन की और आरबीसी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में हमारे ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे कि मिनरल और बाइकार्बोनेट, ये हम देखेंगे आगे बफर सिस्टम के अंदर। और तो प्लाज्मा प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में हमारे को 2 टाइप्स के देखने को मिलते हैं, मेजर प्लाज्मा प्रोटीन और माइनर प्लाज्मा प्रोटीन। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर आते हैं हमारे एल्बुमिन, और आते हैं ग्लोबुलिन, और आते हैं फिब्रिनोजन। तो 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन मेजर टाइप्स के देखने को मिलते हैं हमारे को, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। और वही अगर हम माइनर प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे एंजियोटेंसिनोजन और रेनिन ETC। तो रेनिन और एंजियोटेंसिन हमारे को माइनर प्लाज्मा प्रोटीन है जो देखने को मिलते हैं ब्लड के अंदर। और वही माइनर तो है एंजियोटेंसिनोजन और रेनिन। वही मेजर की बात करें हम, तो मेजर के अंदर हमारे को देखने को मिलते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। अब बात करें इनकी क्वांटिटी की, तो कितने कितने देखने को मिलते हैं, तो 4 से 6% तो हमारे को देखने को मिलता है एल्बुमिन, 2 से 3% देखने को मिलता है ग्लोबुलिन, और फिब्रिनोजन देखने को मिलते हैं 0.3 से 0.5 ग्राम। तो एल्बुमिन देखने को मिलता है 4 से 6 ग्राम, ग्लोबुलिन देखने को मिलता है 2 से 3 ग्राम परसेंटेज, यानी कि पर डीएल परसेंटेज बोल दो या पर डीएल बोल दो। वही अगर हम बात करें फिब्रिनोजन की, फिब्रिनोजन देखने को मिलता है हमारे को 0.3 से 0.5 ग्राम पर डीएल। ये अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, एम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो क्या होता है नॉर्मल ह्यूमन के अंदर। तो एल्बुमिन रेशियो ग्लोबुलिन होता है 1.7:1। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो वही अगर हम बात करें अब एल्बुमिन के डिस्क्रिप्शन की, तो एल्बुमिन का फंक्शन होता है, एल्बुमिन का मेन फंक्शन होता है ऑस्मोसिस को मेंटेन करके रखना। ऑस्मोसिस होता है नेगेटिव प्रेशर, ब्लड के अंदर नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। और वही अगर बात करें ये, तो ये होता है कैरिंग प्रोटीन, यानी कि ये सब्सटेंस को कैरी करता है। मतलब कि जैसे कि बिलीरुबिन हुआ, तो बिलीरुबिन को भी कैरी करने का काम, यानी कि साथ में पकड़ के और एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि कैरी यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल प्रोटीन भी एल्बुमिन ही होता है ब्लड के अंदर। और नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करके रखता है ताकि ब्लड का जो अनुपात है वो निश्चित बना रहे, और जो ब्लड है वो इंट्रावस्कुलर से एक्स्ट्रावस्कुलर ना हो, और एडिमा को प्रिवेंट करने के काम में आता है ये ऑस्मोसिस प्रेशर। तो ये काम करता है प्रिवेंशन ऑफ एडिमा में। और इसका जो मैंने परसेंटेज है वो बता ही दिया। इसका परसेंटेज होता है 4 से 6 ग्राम पर डीएल। और ये कितना ऑस्मोसिस प्रेशर मेंटेन करके रखता है, तो अकेला जो एल्बुमिन है वो मेंटेन करके रखता है
सॉरी 22 mm ऑफ Hg। 22 mm ऑफ Hg प्रेशर मेंटेन करके रखता है अकेला एल्बुमिन। वही अगर हम बात करें अगला ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन का फंक्शन होता है इम्यूनिटी में। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, क्वेश्चन आता है कि विच प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, विच प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए कौन सा जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर होगा कि ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो है वो मेंटेन करता है और इम्यूनिटी को, और साथ ही साथ इम्यूनोग्लोबिन के प्रोडक्शन में भी रेस्पॉन्सिबल होता है। 5 प्रकार के जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, जैसे कि गामा, एल्फा, GAMED, गेम्ड नाम से हम बोलते हैं, एप्सिलॉन और डेल्टा। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है इनको बनाने का काम कौन करता है? ग्लोबुलिन। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट फिब्रिनोजन, तो फिब्रिनोजन एक प्रकार का क्लोटिंग फैक्टर भी होता है, और वही इसके अलावा फिब्रिनोजन का काम होता है क्लोट फॉर्मेशन में, क्लोट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो फिब्रिनोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लीकेज, या बोले तो हेमरेज के से प्रिवेंशन के लिए भी फिब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम हेमरेज। अंडरस्टैंड? तो हमने देखा प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप के, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। सबके काम फंक्शन बता दिए। एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोसिस, ग्लोबुलिन का काम होता है इम्यूनोग्लोबिन बनाना, और फिब्रिनोजन का काम होता है क्लोटिंग में रिस्पॉन्सिबल, क्लोटिंग फॉर्मेशन में, और ये क्लोटिंग फैक्टर नंबर 1 भी होता है। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 1 है फिब्रिनोजन। वही अगर हम बात करें अगला, तो हम देखते हैं सीधा। इसके अलावा हमारे को देखने को मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट का नॉर्मल वैल्यू होता है ब्लड के अंदर 70 से 120 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg तो में तो प्रेशर नापते हैं, तो ये होता है 170 से 120 mg पर DL। ये अमाउंट हमारे को देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट का ब्लड के अंदर नॉर्मली। मतलब कि ये ग्लूकोज बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सीरम कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं सीरम क्या होती है। सीरम होता है प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। तो क्लोटिंग फैक्टर के बिना जो प्लाज्मा होता है उसको हम बोलते हैं सीरम। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरबीसी की, तो ये प्लाज्मा के अंदर से इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लाज्मा प्रोटीन कंप्लीट हो चुका, और इसके अलावा नॉर्मल फैट, कार्बोहाइड्रेट और ये सीरम लेवल एक बार आप चेक कर लेना। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आरबीसी, जिसे अक्सर 100% क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं बात करूँगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और वही सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसी की। तो आरबीसी के अंदर हमारे को देखने को मिलता है हीमोग्लोबिन Hb। तो ये Hb हम अगली क्लास में कवर करेंगे। और नॉर्मल आरबीसी नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 4.5 से 5.5 मिलियन। ये होती है मेल क्लाइंट के अंदर। वही अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल के अंदर होती है 4 से लेके 5 मिलियन इन फीमेल क्लाइंट के अंदर हमारे को देखने को मिलती है कितनी, 4 से 5 मिलियन नॉर्मल रेंज में, और 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी देखने को मिलती है हमारे को मेल क्लाइंट के अंदर। नेक्स्ट बात करें इसकी साइज की, तो नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी होती है 7.2 माइक्रोन।
ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि, और पूछा हुआ भी ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में, कि नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी कितनी होती है, तो ये होती है 7.2। वही अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, तो स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी होती है बाई न्यूक्लिएटेड, सॉरी बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव शेप होती है। और ये देखते हैं हम साइड से, तो लेटरल व्यू, लेटरल व्यू आरबीसी का होता है बाई कॉनकेव से, यानी कि कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है हमारे को लेटरली। वही अगर हम बात करें सेंट्रली देखते हैं, सेंट्रल व्यू देखते हैं हम इसका आरबीसी का, या फ्रंट व्यू देखते हैं, तो फ्रंट से हमारे को देखने को मिलती है सर्कुलर शेप, कुछ इस प्रकार से। अब बात करते हैं अगला इसके फंक्शन की। तो फंक्शन ऑफ आरबीसी होता है, सबसे पहला तो होता है ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो आरबीसी रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए। और दूसरा अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी डिसाइड करवाती है ब्लड ग्रुप को। तो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए भी आरबीसी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ओ। वही हम बात करें आर एच फैक्टर की, तो आर एच फैक्टर यानी कि आर एच पॉजिटिव है या आर एच नेगेटिव है, आर एच पॉजिटिव है या आर एच नेगेटिव है, इस बारे में भी जो डिटर्मिनेशन है वो करवाती है आरबीसी। अब आरबीसी की स्ट्रक्चर में एक और चीज़ पॉइंट ध्यान रखने की है कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और वही अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और मतलब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों चीज़ें एब्सेंट देखने को मिलती है। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी के अंदर ये इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस के बारे में देखें हम, तो आरबीसी तो बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ जो इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से होती है। बिफोर बर्थ की हम बात करें या फिर बात करें फीटल लाइफ की, यानी जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है फीटस, तब की बात करें फीटल लाइफ की, तो 0 से 3 मंथ, 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ट्राइमेस्टर वाइज, 0 से 3 मंथ, 3 से 6 मंथ और 6 से 9 मंथ। तो इसमें 0 से 3 मंथ के अंदर फॉर्मेशन होता है मीजेनकाइमा से, मीजेनकाइमा ऑफ यॉर्क सेक, ये कहती है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी यानी कि इरिथ्रोपोइसिस। वही अगर हम बात करें 3 से 6 मंथ में, तो इस टाइम पे लीवर एंड स्प्लीन से प्रोडक्शन होता है आरबीसी का। वही हम नेक्स्ट बात करें 6 से 9 मंथ की, तो 6 से 9 मंथ पे हमारे को देखने को मिलता है कि ऑल टाइप ऑफ बोन मेरो से प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ऑल टाइप ऑफ बोन मतलब हर प्रकार की बोन मेरो से प्रोडक्शन होता है आरबीसी का। अब आफ्टर बर्थ की हम बात करें, 6 से 9 मंथ के अंदर रेड बोन मेरो करती है। अब आफ्टर बर्थ की हम बात करें तो मतलब बर्थ से लेके
और 3 साल तक। तो इसका बर्थ से लेकर 3 साल तक जो इसका प्रोडक्शन करती है रेड बोन मेरो ऑफ ऑल बोन्स, हर प्रकार की बोन्स की जो रेड बोन मेरो है वो प्रोडक्शन करती है 0 से 3 साल की एज के अंदर आरबीसी का। वही हम बात करें 3 से 14 साल की, तो 3 से लेके और 14 ईयर तक जो प्रोडक्शन है आरबीसी का वो होता है लॉन्ग बोन, जैसे कि फीमर एंड ह्यूमरस। फीमर एंड ह्यूमरस बोन जो है हाथ की जो हड्डी है ह्यूमरस, और लेग की जो हड्डी होती है फीमर, लॉन्गेस्ट बोन भी बोलते हैं जिसको, ये दोनों बोन्स करती है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। मतलब इन दोनों की जो रेड बोन मेरो है वो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी करती है। अब बात करें 14 साल से बाद की, तो 14 साल के बाद में जो रेड बोन मेरो होती है फीमर और ह्यूमरस की, ये येलो बोन मेरो में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में जो 14 साल के बाद में जो प्रोडक्शन है वो हमारे करती है फ्लैट बोन, या इनको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनियस बोन, फ्लैट बोन या मेम्ब्रेनियस बोन। फ्लैट बोन या मेम्ब्रेनियस बोन जो होती है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है 14 साल के बाद में। इसका एग्जांपल है जैसे कि स्कैपुला, वर्टिब्रे, स्टर्नम ETC। इस टाइप की जो बोन है वो 14 ईयर के बाद में प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। तो ये हमने इरिथ्रोपोइसिस की बात की, और अब बात करते हैं इसमें टाइम कितना लगता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टेक्स हाउ मच ड्यूरेशन। तो आरबीसी के प्रोडक्शन में स्टार्टिंग से लेके एंड प्रोसेस होने तक कितना टाइम लगता है, तो इसका आंसर होगा 7 डेज। यानी कि 7 डे के अंदर जो आरबीसी है वो कम्प्लीटली एक मेच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी की। तो लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी चाइल्ड्स के अंदर, मतलब छोटे बच्चों के अंदर और एडल्ट्स के अंदर अलग अलग देखने को मिलती है। तो चिल्ड्रंस के अंदर हम बात करें तो चिल्ड्रंस के अंदर जो आरबीसी की वो होती है लाइफ स्पान, ये होती है 80 डेज। वही अगर हम बात करें एडल्ट्स की, तो एडल्ट्स के अंदर हमारे को देखने को मिलती है इसकी लाइफ स्पान 120 डेज। ये क्वेश्चन भी CHO के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो कि लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी कितनी होती है। इसके अंदर हमने आरबीसी के अंदर आफ्टर बर्थ देख लिया, बिफोर बर्थ देख लिया, इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस देख ली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हीमोलाइसिस। आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी की सेल का, आरबीसी क्या ब्लड की सभी सेल का जो डिस्ट्रक्शन है वो स्प्लीन के अंदर होता है। तो इसलिए हम इसको ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हम बोलते हैं स्प्लीन को। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके हीमोलाइसिस के बाद में एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो एंड प्रोडक्ट होता है बिलीरुबिन। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि बिलीरुबिन, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, तो वो होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के बनने में भी एक साइकिल काम आती है,
जो कि है, जैसे कि स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रक्शन हुआ, आरबीसी, उससे बना अनकॉन्जुगेटेड, इसको हम इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बनता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी से, जो कि आगे जाता है स्प्लीन से पोर्टल सिस्टम में। अब ये जो काम है पोर्टल सिस्टम के अंदर, ब्लड के अंदर, इसको बिलीरुबिन को पकड़कर और लीवर तक लेके जाया जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। मैंने जैसा कि बताया, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैरी ऑफ बिलीरुबिन बाय विच प्लाज्मा प्रोटीन, तो इसका आंसर भी होगा एल्बुमिन। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की है कि एल्बुमिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कैरी करने के लिए बिलीरुबिन को। नेक्स्ट हम बात करें लीवर की, तो लीवर के अंदर भी जो ये बिलीरुबिन है ये बनता है अनकॉन्जुगेटेड से अनकॉन्जुगेटेड टू कॉन्जुगेटेड, ये वो बनता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड या ग्लूकुरोनिक एसिड की बाइंडिंग से। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर ग्लूकुरोनिक एसिड बाइंड हो जाता है, तो उसकी वजह से बनेगा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कॉन्जुगेटेड, तो ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये एक्सक्रिएटेबल यानी कि जो एक्सक्रिएशन यानी कि निकालने के लिए कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एक्सक्रिएशन वाली फॉर्म होती है एक्सक्रिएटेबल, यानी कि जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वही शरीर से बाहर निकल सकता है, जबकि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है इसको शरीर से ब्लड से एक्सक्रिएट करना इम्पॉसिबल होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर लीवर का इम्पोर्टेंट रोल है वही। तो अब इससे भी बात करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके तो इसलिए ये बताना ज़रूरी था ताकि क्वेश्चन को कवर किया जा सके। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस, इसके अंदर भी 2 टाइप का होता है, जैसे कि हीमोलाइटिक हुआ और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो जॉन्डिस होता है वो जॉन्डिस। दोनों में अलग अलग टाइप के जो बिलीरुबिन है वो बढ़ेंगे। चूँकि हीमोलाइटिक जॉन्डिस है, चूँकि हीमोलाइटिक जॉन्डिस है, इसके अंदर जो ब्लड सेल्स है वो ज़्यादा टूटेगी। चूँकि ब्लड सेल ज़्यादा टूट रही है तो इसके अंदर हमारे को देखने को मिलेगा इंक्रीज अमाउंट ऑफ अनकॉन्जुगेटेड, तो इसके अंदर हमारे को देखने को मिलेगा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड सेल्स ज़्यादा टूट रही है, तो ब्लड सेल्स ज़्यादा टूटने की वजह से लीवर के अंदर जो ग्लूकुरोनिक एसिड है उसकी मात्रा तो लिमिटेड है, तो इस वजह से जो उसका जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेशन होना उसका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लूकुरोनिक एसिड है वो लिमिटेड है। तो इस वजह से इसके अंदर हमारे को देखने को मिलता है ग्लूकुरोनिक एसिड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा देखने को मिलता है हीमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर। और वही बात करें, क्वेश्चन है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर कौन सा बिलीरुबिन हमारे को ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर हमारे को देखने को मिलेगा ज़्यादा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इसका कारण क्या है? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है ब्लड के अंदर, लीवर में, किसी भी सिस्टम में देख लेते हैं हम, मतलब सिस्टम क्या ये लीवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ या फिर डक्ट के अंदर, मान लो बाइल डक्ट है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उस वजह से क्या होगा कि बाइल डक्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसका एक्सक्रिएशन रुक जाएगा,
एक्सक्रिएशन, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन तो बन चुका लीवर के अंदर, लेकिन लीवर के बाद में अगर ओबस्ट्रक्शन हुआ तो उस वजह से क्या होगा कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो कॉन्जुगेटेड में तो बदल गया, लेकिन जो कॉन्जुगेटेड लेवल है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल, ये कम नहीं होगा ब्लड के अंदर से, तो ब्लड के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सक्रिएशन नहीं हो रहा है ओबस्ट्रक्शन की वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट, ये जो इसकी साइकिल है बिलीरुबिन कन्वर्जन की, ये बताना ज़रूरी था। नेक्स्ट हम बात करें, ये तो हमने साइकिल पढ़ा दिया, मैं आपको पैथोलॉजी थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें लीवर डैमेज, लीवर डैमेज की वजह से जो जॉन्डिस होगा, तो वो कौन सा जॉन्डिस होगा, तो लीवर डैमेज की वजह से और डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे हुआ। क्या ग्लूकोरोनिक एसिड की कमी हुई, ग्लूकोरोनिक एसिड बनना अगर कम हुआ तो इसकी वजह से होगा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ावा मिलेगा। वही हमारे को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी बढ़ावा देखने को मिल सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू जॉन्डिस और ब्लड डिस्ट्रक्शन, सॉरी आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से। जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें भी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी कन्वर्ट होता है 10% तो होता है यूरोबिलिनोजन में और 90% होता है स्टर्कोबिलिनोजन में। यूरोबिलिनोजन से क्या होता है, आगे जाके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। वही जो 90% स्टर्कोबिलिनोजन है वो स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, स्टूल से एक्सक्रीट हो जाता है। तो आज पार्ट 1 में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करेंगे बाकी बचाव पोर्शन, जैसे कि ल्यूकोसाइट, और इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर भी बाकी रह गए, जैसा कि मेरे को अभी याद आया। तो ये भी हम अगली क्लास में कवर करेंगे। और बात करते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट की, तो इस टॉपिक को, मतलब बचाव जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले 2 लाइन आपके लिए कि न थके है पाँव कभी, ना हिम्मत हारी है, हमने देखे है दौर कई और अभी सफ़र जारी है, चलते हैं, बाय बाय। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।